हेलो दोस्तों, हम आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए लाया जा रहा है शाम 5 बजे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला मंदिर संग्रहालय जो है वह अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह सही हो जाता है। अयोध्या में जो है अयोध्या राम मंदिर जो है बना है, उसके बाद इसकी घोषणा की गई कि देश का पहला मंदिर संग्रहालय जो है बनाया जाएगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सुनिश्चित किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का जो लक्ष्य है यह 2047 तक के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल जो किया जाएगा वह भारत देश में किया जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो इसका जो उद्देश्य है वन्य जीव विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समूहों द्वारा संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और भारत की जैव विविधता का संरक्षण करना है। सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल का जो उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान देने के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा पुरस्कार से जो है जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? तो 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका वह सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा ताल वाद्य नहीं है? ताल वाद्य नहीं है तो यहाँ पर जो सरोद है यह ताल वाद्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है। यहाँ पर जो घटम है, तबला है, मृद गम है, ये सभी जो है ताल वाद्य हैं, लेकिन जो सरोद है यह ताल वाद्य नहीं है। तो संगीत वाद्य यंत्रों के ताल वाद्य परिवार में मेम्ब्रानोफोन्स और इंडियोफोन्स होते हैं। इनमें उदाहरण की यदि बात करते हैं, घटम, तबला, मृदगम, टिम्पनी, जाइलोफोन, झांझ, स्त्रेयर, झूम, बेस ड्रम, टेम्बोरिन, माराकाश, घड़ियाल, झंकार, सेलेस्टा और पियानो होते हैं। किसमें? तो ताल वाद्य में। सरोद जो है ल्यूट परिवार का तार वाला वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 1950 में मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल 1950 को पहली बार मनाया गया था। 7 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। ठीक, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 7 जून को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जो है मैरी कॉम के द्वारा लिखा गया है और यह मुक्केबाज से संबंधित है। ठीक है, तो प्रसिद्ध बॉक्सर MC मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, कब? राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से संबंधित हैं। कौन? मैरी कॉम जो हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी है? आत्मकथा तो सचिन तेंदुलकर की है। एज अगेंस्ट ओट्स सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। और गोल्डन गर्ल PT ऊषा की जो है आत्मकथा है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि फीफा का पूर्ण रूप क्या है? फीफा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है। तो यहाँ
वहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। और जो फीफा है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 21 मई, ठीक है, कब हुई थी, 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो ज्यूरिख में स्थित है, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वैधानिक स्थिति क्या है, तो फुटबॉल का शासी निकाय है और उद्देश्य जो है खेल प्रशासन होता है, ठीक। चलिए किसका, तो फीफा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है। तो नृत्य शैली जो हरियाणा से संबंधित है उसको फाग कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। और जो चैती है यह उत्तर प्रदेश में चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है। और वेलाकली की बात करते हैं तो यह जो है केरल से संबंधित है। कहाँ से, तो केरल से। चैती जो है उत्तर प्रदेश से। और जो वृंदावनी है यहाँ पर आप इसको वृंदावन हम कह सकते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक। डफ, धमाल और झूमर जो हैं यह हरियाणा से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य हैं, ठीक। फाग जो लोक नृत्य है यह कहाँ से है, तो यह भी हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो कंचनजंगा जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है। वह कहाँ पर है, तो सिक्किम में है, आपको पता ही है। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ होगा, सिक्किम राज्य में ही होगा, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर जो है कंचनजंगा को वर्ष 2016 में, कब, वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। यह भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा, कंचनजंगा, ठीक। चलिए मिश्रित कैसा है, तो यह जो है इसका जो संबंध है नेपाल से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर या नगर कानपुर में स्थित है। औद्योगिक राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की वह कानपुर है और यहीं पर भीतरगांव मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है करने वाला जिला कौन सा है, तो उसका नाम प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका प्रतापगढ़ वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो प्रतापगढ़ है आंवले के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश में। जो प्रतापगढ़ के अलावा उत्पादन करते हैं आंवले का उनमें वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिले शामिल होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध है किस नदी पर अवस्थित है। तो जो पारीछा बांध है यह तो पहली बात बेतवा नदी पर स्थित है। दूसरी बात यह झांसी जिले में अवस्थित है। कहाँ पर, तो झांसी जिले में, ठीक है। और जो बेतवा नदी है इसी पर जो है माता टीला बांध भी बना हुआ है, माता टीला बांध भी बना हुआ है। और यह जो माता टीला बांध है ये कहाँ पर है, तो यह ललितपुर में स्थित है, ठीक है। और ललितपुर ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बेतवा नदी करेक्ट हो जाता है। पारीछा बांध किस पर बना है, तो बेतवा नदी पर बना है, ठीक है। और बेलन नदी पर जो है, बेलन नदी पर मिर्ज़ापुर में, ठीक है, कौन सा बांध बना है, तो मेजा बांध बना है। कौन सा, मेजा बांध बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेलन नदी पर बना है, मिर्ज़ापुर में बना है। और रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है मिर्ज़ापुर में है, जी बिल्कुल सही है। देवा शरीफ मेला जो लगता है वह बाराबंकी में लगता है, यह भी सही है, ठीक है। और हस्तिनापुर जो है मेरठ में है, यह भी सही है। जो लेकिन जो यहाँ श्रृंगवेरपुर है ना, यह प्रयागराज या इलाहाबाद में स्थित है, श्रृंगवेरपुर गंगा घाट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का निम्न में से जो है कौन सा सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, सबसे अधिक वह क्षेत्र जो है वह पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा पूर्वी क्षेत्र में ही होती है। और जो पश्चिम से नदियां आती हैं वह भी पूर्वी क्षेत्र में ही जाती हैं। तो वो यहाँ से यदि पानी आपका ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर अधिक हो जाएगा। इसलिए पूर्वी क्षेत्र जो होता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो झांसी में मिलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। तो भारतीय राजमार्गों के उन्नयन, संवर्धन और चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? तो 1998 में की गई थी। कब? 1998 में की गई थी। और इसके उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत जो है वह कितना है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत है 20.22% है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वह जो है जीबी नगर है, गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो 49.1% है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जो जिला है वह कौन सा है? तो कानपुर नगर है। ठीक है, कानपुर नगर है। और यहाँ पर जो है कितना प्रतिशत है? तो 9.9% है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्नांकित में से जो है कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया है? तो जो जीएसटी है इसमें कौन सा कर सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर ये तो सम्मिलित किया गया है, लेकिन जो सीमा शुल्क है इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत देश में वस्तु एवं सेवा कर को शामिल कर लिया गया है। और इसमें जो है जो केंद्रीय कर हैं, ठीक है, उनमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिकर एवं उपकर शामिल हैं केंद्रीय कर में। राज्य कर में जो है राज्य मूल्यवर्धित कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, विज्ञापन कर, चुंगी एवं प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी एवं सट्टा एवं जुए पर कर जो हैं ये राज्य से संबंधित कर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है निम्न में से जो है कौन सा वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो देखिए व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य ये तीनों हैं, लेकिन जो बैंकिंग विभाग है ना यह नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो वित्त मंत्रालय के जो है 5 विभाग हैं। कितने? 5 विभाग हैं। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और विनिवेश विभाग शामिल हैं। और जो ये बैंकिंग विभाग है ना वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य अवस्थित है? तो जो उत्तरी अमेरिका में स्थित नियाग्रा जलप्रपात है यह ओंटेरियो झील और ईरी झील के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर देखिए प्रियरी जो है उत्तरी अमेरिका में है, जी बिल्कुल सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका में है, यह भी सही है। स्टेपी यूरोप में है, यह भी सही है। लेकिन जो वेल्ड है ऑस्ट्रेलिया में है, यह सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। जो वेल्ड है ना यह कहाँ पर है? तो साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका यानी कि जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जो वेल्ड है। ठीक, चलिए ये सभी घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु से लेकर, ठीक है, ये ऐसी स्थिति यदि बनती है, ये तमिलनाडु क्षेत्र हो गया, ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक, और जो मालाबार तट है ये इधर केरल का जो क्षेत्र है मालाबार तट हो जाता है। ठीक है, कोंकण तट यहाँ पर आपका हो जाता है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का जो क्षेत्र है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है,
बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात यानी प्रवेश के बाद यानी बांग्लादेश में ही किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका नहीं हो जाता है। ठीक है, जमुना ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद गंगा नदी को मेघना के नाम से जाना जाता है। जमुना, ठीक है, जमुना कहाँ कहा जाता है? तो बांग्लादेश में कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और यह जो जमुना है बांग्लादेश में किससे मिलती है? तो गंगा से मिलती है। गंगा से मिलने के बाद जो है किस नाम से जाना जाने लगा होता है? तो जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, यह भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली थी। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को युद्ध में पराजित किया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता तथा विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है? इबादत खाने की स्थापना किसने करवाई थी? तो अकबर ने। ठीक है, महान अकबर ने इबादत खाने की स्थापना करवाई थी। यहाँ ऑप्शन डी आपका सही है। दास प्रथा पर रोक लगाया था कब? तो 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाया था अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था 1563 में। ठीक है, और जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1564 में। इबादत खाने की स्थापना कब की थी? तो 1575 में। मजहर की जो है घोषणा की थी कब? 1579 में। ठीक है, और दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी? तो 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। और इसको स्वीकारने वाला कौन था? एक हिंदू, तो बीरबल था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे निम्न में से कौन व्यक्ति था? प्रथम समाचार पत्र जो उद्दंड मार्तंड है उसको जो है बंगाल गजट है। प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट है, इसको प्रकाशित करने का जो श्रेय है जेम्स ऑगस्टस हिक्की को है। यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बंगाल गजट कहते हैं। भाषा इसकी क्या थी? अंग्रेजी थी। बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1780 में इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण बांग्ला नाटक के संपादक हैं। कौन? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण बांग्ला नाटक की रचना जो है वर्ष 1858-59 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से जो है किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? जो साइमन कमीशन है 27 में बना था, 28 में भारत आया था। और इसमें जो है जो 7 सदस्य थे, ठीक है, वह सभी क्या थे? विदेशी सदस्य थे। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए जो है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को जो है बना था और भारत में 1928 में आया था। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था? श्वेत कमीशन था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई यानी कि भारत पहुंचा। संपूर्ण देश में इस कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित विकल्प नहीं है तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, जी बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह भी सही है। समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यह भी सही है।
लेकिन जो आपातकाल की शक्तियाँ हैं ब्रिटेन से ली गई हैं? नहीं, ब्रिटेन से नहीं ली गई हैं, जबकि यह जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, आपातकाल की जो स्थिति है किस देश के संविधान से ली गई है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, परमाधिकार लेख, यह सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं और जर्मनी से स्पेशली लिया गया है आपातकाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है भारतीय संविधान में वर्णित के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है अनुच्छेद 241, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो भारतीय संविधान में वर्णित 241 अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? यह जो है बेरुबारी वाद के फैसले में कहा गया था। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी वाद में सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये तो आता है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना यह भी आता है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना और उनमें सुधार करना यह भी आता है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा स्मारकों की सुरक्षा तथा संरक्षण यह नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है ऐसे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं किस सूची में वर्णित किया जाता है? तो केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकती हैं, उनको समवर्ती सूची कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? कोलाइड फोम का एक उदाहरण जो होता है स्पंज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है फूल के अंतरण, ठीक है, अंतरतम भाग को जो है क्या कहा जाता है? फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्रीकेसर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, फूल के अंतरतम भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं और यह फूल का जो है मादा जनन अंग होता है। स्त्रीकेसर भाग जो होते हैं पराग प्राप्त करके बीज उत्पन्न करते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है जो पुष्प को आकार देती है। और बाह्य दल की यदि बात करते हैं तो बाह्य दल फूल के बाहर से जुड़ी पत्ती होती है और ये पंखुड़ी के समान होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिदिन सुबह का कौन सा कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा होता है? तो प्रतिदिन जो सुबह का कार्य होता है अलार्म घड़ी का बजना, यह क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वह सही हो जाता है। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी के कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे माइक्रोस्कोपी, जैविक कंपास, लेज़र, फ्लोरोसेंट प्रकाश आदि। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत जो है कब दिया गया था? तो 1900 में दिया गया था, मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड होता है यानी NaCl। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। HCl क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। तो यहाँ पर हमारा जो GK GS प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे है कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।